अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन्स बायोलॉजी। जी बेटा, आज हम लोग सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर सीरीज का, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि उनके अभी पेपर हो रहे हैं, चल रहे हैं और तकरीबन एक वीक के बाद उनका बायो का पेपर है। तो इंशाल्लाह तब तक कोशिश होगी ये सारे के सारे जो शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं चैप्टर्स उनको कंप्लीट किया जाए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेटा, फर्स्ट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वी कैन डिफाइन केमिकल एक्टिविटीज इन लाइफ। केमिकल एक्टिविटीज जितनी भी लाइफ के अंदर हो रही है उनको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो बेटा उनको कलेक्टिवली जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइफ में या लिविंग सेल के अंदर, उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं कि बेटा समझ लें कि ऐसे सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जिनको जो कि लिविंग सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहेंगे। चाहे वो फोटोसिंथेसिस है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, वो प्लांट में भी हो सकती है, एनिमल में भी हो सकती है। अब इसके आगे दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हम लोग कहते हैं जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाएंगे और एनर्जी यूज होगी, जैसे फोटोसिंथेसिस है। और कैटाबॉलिज्म वो वाले टाइप है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर स्मॉलर में कन्वर्ट होते हैं और एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होती है बेटा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड वन जो क्वेश्चन है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा, उनकी डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा होती है नेचर में या लाइफ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट होता है उसमें कार्बन भी है। तो कार्बन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिहाज से ही हम लोग कहते हैं कि इसके जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो ज्यादा होती है। उसमें सबसे पहला जो है कैटिनेशन की बात हम लोग करें। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो उसमें कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ लिंक करता है, कार्बन या दूसरे अदर मॉलिक्यूल्स के साथ भी लिंक कर सकता है, एटम के साथ भी लिंक कर सकता है। तो लिंक जब करेगा कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए तो लॉन्ग चेन्स बनाएगा। ये जो लॉन्ग चेन बनाने की जो एबिलिटी है बेटा, इसको कैटिनेशन का नाम देते हैं हम लोग। एक तो ये रीजन हो सकती है। फिर दूसरी रीजन क्या है? टेट्रावैलेंसी। अब कार्बन के पास, कार्बन का जो एटम है बेटा, इसकी वैलेंसी 4 होती है, मतलब ये मैक्सिमम 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इसको कहते हैं हम लोग टेट्रावैलेंसी की वजह से क्या करेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा बेटा हो जाएगी। उसके अलावा बॉन्डिंग जो है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है, इसकी वजह से भी डाइवर्सिटी की ज्यादा होगी। और उसके अलावा बॉन्डिंग अदर एटम के साथ भी बना सकता है। कार्बन के साथ तो बनेगी, लेकिन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, फास्फोरस के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। इस वजह से इनकी डाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, डिफाइन द हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब वाटर की चंद एक प्रॉपर्टीज आपकी बुक के ऊपर बताई गई, उनमें से एक जो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को डिफाइन बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? अब जब आप लोग पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, उस एनर्जी का जो यूनिट है कैलोरीज में लिया जाता है। तो नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर, जब वो हीट अब्सॉर्ब करेगा जिसकी वजह से उस पानी का टेंपरेचर ज्यादा हो जाएगा, वो कहां से लेकर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेल्सियस 1, वो क्या होगी? 1 होंगी, 1 कैलोरी होगी। तो ऐसी जो नंबर ऑफ कैलोरीज हैं जो कि रिक्वायर होती हैं उसके टेंपरेचर को इंक्रीज करने में, तो इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम देंगे हम लोग, जो कि रिक्वायर है किस चीज के लिए? जो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो किसी और के साथ रिएक्ट कर सके सॉल्यूशन वगैरह बनाने के दौरान या कोई और केमिकल रिएक्शन के दौरान जिसमें वाटर इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वी कैन डिफाइन कार्बोहाइड्रेट केमिकली। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन बेटा किया जाता है? केमिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी का? कि बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप्स हैं वो उसमें मौजूद हैं, और वो कीटोनिक भी हो सकता है, वो एल्डिहाइडिक भी हो सकता है। तो ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी लॉन्ग चेन्स होंगी जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और वो कीटोनिक भी हो सकता है, वो एल्डिहाइडिक भी हो सकता है, उसको क्या कहा जाएगा बेटा? हम लोग कहते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट्स। और जब भी उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है, मतलब जब उनको ब्रेक डाउन किया जाता है, तो हाइड्रोलाइसिस पानी की मौजूदगी में जब उनको ब्रेक डाउन किया जाता है तो या तो एल्डिहाइड बनाएंगे या फिर कीटोन बनाएंगे वो, क्योंकि उसी से वो मिलकर बना हुआ है। तो जब ब्रेक डाउन होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, तो वही सब यूनिट में वो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू रिंग स्ट्रक्चर। कौन सा वक्त होगा, किस सूरत में जो स्ट्रेट चेन्स होंगी वो
रिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो जब बेटा कार्बोहाइड्रेट को हम लोग डिसॉल्व करवाते हैं ना वाटर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, तो उस वक्त स्ट्रेट चेंज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोपायरानोज बन सकता है, राइबोज को अगर हम लोग डिसॉल्व करवाएंगे तो राइबोफ्यूरानोज बन सकता है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी जब वो सॉल्यूशन के अंदर होंगे उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग शुगर्स। अब इनमें फर्क क्या है बेसिकली। नॉन रिड्यूसिंग शुगर ऐसी बेटा शुगर होती है जिसमें फ्री फॉर्म में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है, और जिसमें फ्री फॉर्म में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं होगा उसको हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो ये क्या होंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूसर बना देते हैं, मतलब उसको डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या हो जाएंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे लेकिन दूसरे को वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जबकि नॉन रिड्यूसिंग वाले गुड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे। इसके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो नॉन रिड्यूसिंग में बेटा ओलिगोसैकेराइड तकरीबन ज्यादातर, और सारे के सारे पॉलीसैकेराइड इसमें आ जाते हैं नॉन रिड्यूसिंग में। जबकि रिड्यूसिंग शुगर के अंदर ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया जो कि मोनोसैकेराइड्स हैं, और बहुत कम जो है वो ओलिगोसैकेराइड भी आ जाते हैं। तो ये चंद एग्जांपल भी याद रखने हो, दो इनके पॉइंट्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, व्हाई लिपिड्स कंटेन मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अगर कंपेयर करें, अगर इनके अमाउंट को कंपेयर किया जाए बेटा, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और लिपिड्स की सेम अमाउंट अगर इनकी ली जाए, सेम ग्राम्स में अगर इनको लिया जाए, तो जो लिपिड्स बेटा होते हैं उनमें मोर एनर्जी होगी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। क्यों, रीजन क्या है? रीजन बेटा बेसिकली इसके अंदर, लिपिड्स के अंदर कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन या उनका जो प्रोपोर्शन है वो ज्यादा होता है, और उसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो लिपिड्स हैं उनमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जब कंसीडर किया जाता है सेम अमाउंट एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। क्यों? कार्बन टू हाइड्रोजन जो कोवेलेंट बॉन्ड बेटा होता है, इसके अंदर एनर्जी की जो स्टोरेज होती है वो भी ज्यादा होती है, और जब इनका प्रोपोर्शन इस बॉन्ड का ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एनर्जी का कंटेंट भी और एनर्जी भी इनमें क्या हो जाएगी, लिपिड्स में ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो इसका आंसर आप लोग ये लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क बेटा, इनके अंदर जो खास तौर पे लिपिड्स होते हैं, इनके अंदर हम लोग कहते हैं लिपिड्स जो हैं इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। अब लिपिड को डिफरेंशिएट जब हम लोग करते हैं ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, अगर तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं तो उनको हम लोग कहेंगे कि वो बेटा सॉलिड होंगे एट द रूम टेम्परेचर। अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो उनमें क्या होगा बेटा, वो लिक्विड होंगे एट द रूम टेम्परेचर। और खास तौर पे ऐसे फैटी एसिड्स जो कि अनसैचुरेटेड हैं, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद होगा। आप लोग ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी इनमें मौजूद हो सकता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। जैसे सारे के सारे ऑयल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है बेटा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कोई सा भी है तो वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ जाते हैं। जबकि ऐसे फैट्स जिनमें बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा, उनको हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, या वो सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। खासतौर पे एनिमल से जितने भी फैट हमें मिलते हैं ना, वो मक्खन वगैरह, घी वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और इनमें बेटा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होगा। इनमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। इनको क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। और एनिमल फैट सारे का सारा वो क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में आ जाता है। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सबसे, और अक्सर बार ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया है, ये क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथीन। अच्छा, इसके ना दो तीन तरह से आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? या तो आप लोगों से पूछ सकता है डायरेक्टली लेसिथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, या फिर आप लोगों से पूछ सकता है कि व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं, उनके एग्जांपल बताएं। या फिर इसका जो दूसरा नेम बेटा यूज किया जाता है, फॉस्फेटाइडल कोलाइन। इसका जो दूसरा नेम है लेसिथीन का, फॉस्फेटाइडल कोलाइन।
अब कोलाइन इसमें क्या है, कोलाइन बेटा ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं, खास तौर पे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं। तो ये वाला जो खास तौर पे हम लोग कह देते हैं कि ये वाला जो है, इसकी वजह से ये कोलाइन का वर्ड आ गया। और इसके साथ साथ इसमें बेटा फॉस्फेट ग्रुप भी है, ये फॉस्फेट ग्रुप आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप आप लोगों को नजर आ रहा है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप और ये वाली जो कोलाइन है, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये बेटा फॉस्फेटेडिल कोलाइन का वर्ड इसको कहा जाता है, या ये क्या है, लेसिथीन है। और ये एक टाइप है, किसकी बेटा टाइप है, ये फॉस्फोलिपिड्स की टाइप है, फॉस्फोलिपिड्स की ये टाइप है। ऐसे लिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा, तो ऐसे लिपिड्स को क्या कहा जाएगा, फॉस्फोलिपिड्स। और इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे लेसिथीन या फॉस्फेटेडिल कोलाइन का इसको नाम देते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को ड्रा करना है। 3 कार्बन की एक चेन है, CH2O, CHO और CH2O। फिर इसके साथ COR आ जाएगा, R साइड से ये चेंज हो सकता है, ये भी COR आ जाएगा। और ये वाला जो है यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, फिर CH2, फिर CH2, फिर एक कोलाइन का मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ऐसे ही मिलके क्या बना देगा, लेसिथीन या फॉस्फेटेडिल कोलाइन बना देगा। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ जनरल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। अमाइनो एसिड बेसिकली बेटा अगर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला या जनरल फार्मूला देखें तो क्या है, इसके अंदर बेटा सबसे सेंटर में यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अल्फा कार्बन आ जाता है। अल्फा कार्बन ऐसे कार्बन को कहते हैं जिसके चारों तरफ कोई ना कोई एटम और अटैच है, क्योंकि कार्बन के पास एबिलिटी होती है 4 बॉन्ड बनाने की, इसकी टेट्रावैलेंसी है, तो इस वजह से चारों तरफ इसके कोई ना कोई ग्रुप अटैच हो जाएगा। वो कौन कौन सा ग्रुप है इसमें बेटा, ये वाला जो ग्रुप आप लोगों को नजर आ रहा है इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। ये वाला जो आप लोगों को बेटा नजर आ रहा है ये है अमाइनो ग्रुप, ये कौन सा होगा, अमाइनो ग्रुप होगा। ये R क्या है, साइड चेन है, ये चेंज होती रहनी है, हर अमाइनो एसिड के अंदर ये क्या होगी, डिफरेंट होगी। और साथ में क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है। तो ये क्या है, एक जनरल स्ट्रक्चर है बेटा किसका, अमाइनो एसिड का। फिर उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और ये बनता कैसे है। पेप्टाइड बॉन्ड हम लोग कहते हैं कि बेटा बिटवीन 2 अमाइनो एसिड, जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोलते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं वो एक चेन में बनेंगे जिसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड को आपस में वो जोड़ेंगे। तो ऐसा जो बॉन्ड जो कि 2 अमाइनो एसिड कंसेक्टिव अमाइनो एसिड के दरमियान में बनता है उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं, जो कि एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ मिलके दोनों मिलेंगे और वाटर रिलीज होगा। वाटर रिलीज होके क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे जिसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। अगर तो ये पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमाइनो एसिड के दरमियान में बनता है उसको डाइपेप्टाइड कहेंगे, 3 अमाइनो एसिड के दरमियान में बनता है तो ट्राइपेप्टाइड कहेंगे, अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड के दरमियान बनेगा तो उसको पॉलीपेप्टाइड का नाम देंगे। तो ये आप लोगों को बॉन्ड नजर आ रहा है, यहाँ पे एक ये अमाइनो एसिड है, इसका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये वाला, और इसका ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके क्या बेटा बना रहे हैं, ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा। जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो किसके साथ बॉन्ड बेटा बना लेगी, ये नाइट्रोजन जो होगी ये डायरेक्टली जो है वो किसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगी, C का N के साथ बॉन्ड बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, जैसे ग्लाइसिन मैंने एग्जांपल दिया अमाइनो एसिड के, एक एलानिन है, तो ग्लाइसिल एलानिन ये बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगी जो कि प्रोटीन भी हो सकती है, डाइपेप्टाइड ये बॉन्ड होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा लास्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बेटा दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए हो गया या आरएनए हो गया, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है या फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है बेटा, उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। 3 बेसिक पार्ट्स हैं इसके, वो 3 बेसिक पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा, एक है 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन की शुगर, वो कोई भी हो सकती है, 5 कार्बन शुगर को हम लोग कहते हैं राइबोज, राइबोज। उसके अलावा कार्बन नंबर 1 के साथ बेटा अटैच होंगे नाइट्रोजनस बेसेस, वो एडेनिन भी हो सकती है, ग्वानिन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है, थायमिन भी हो सकती है, यूरासिल भी हो सकती है। जबकि कार्बन नंबर 5 के साथ, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5, कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच होगा बेटा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा।
तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके क्या बेटा बना देंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बना देंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, न्यूक्लिक एसिड का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा बेटा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बात की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और तकरीबन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने निकाल के इसमें से आप लोगों को बताएं, तो इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द ही हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनकी शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।